हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑन लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो मूलभूत संरचना है या मूलभूत जो ढांचा है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, शुरुआत में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट करते हैं तो उस टाइम ऐसी कोई डॉक्ट्राइन नहीं होती, ऐसा कोई थॉट किसी के दिमाग में नहीं होता कि जो हमारा संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है। बेसिकली जो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब बुनियादी ढांचा, इसमें वो चीज़ आने वाली है कि जिसको संविधान में जो हम अमेंडमेंट करते हैं, यानी कि जो संशोधन होते हैं, जो चेंजेस किए जाते हैं, उसके ज़रिए से चेंज नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात की जाएगी। मतलब ये कहा गया जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये संविधान की रूह है, इसको आत्मा है संविधान की, इसको आप संविधान से निकाल नहीं सकते। अगर आपने संविधान से इसको निकाला या छेड़छाड़ करा तो जो संविधान है वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर से, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जानी है बिल्कुल। तो इसलिए ये डॉक्ट्राइन कहाँ से आती है, जब टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि जब इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश जाती है यहाँ पर, मतलब जब वोटिंग वगैरह हो जाती है 1952 के बाद, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट बन चुकी होती है इंटरिम गवर्नमेंट के बाद। तो यहाँ पर जब इंटरिम गवर्नमेंट काम करती है तो उनको अपने काम करने में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। असल में देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था यहाँ पर। तो हर एक ग्रुप के बारे में हम कह सकते हैं कि हर एक समूह है, वर्ग है, धर्म है, उसके लिए जो इंडिपेंडेंस थी उसका अलग अलग मतलब था यहाँ पर। आपके लिए आज़ादी कुछ और है, मेरे लिए आज़ादी का मतलब कुछ और है। अब जो हम सोच रहे हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो चले जाएंगे, आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर वो नहीं है। कुछ लोगों का मतलब यहाँ पर ये था कि अंग्रेज़ जाएंगे तो जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर ज़मींदारों को हावी कर रखा है उनका ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। कुछ को मानना था ये कि जो शहरी लोग हैं जो हमारी चीज़ों को छीनते, जंगल के जो लोग रहते हैं, कि ये शहरी जो लोग हैं ये हट जाएंगे यहाँ से। तो हर इंसान का अलग अलग मतलब था यहाँ पर। किसान के लिए जो आज़ादी थी, वो जो सामंती ज़मींदार थे उनके शोषण से आज़ादी का मतलब यहाँ पर आज़ादी था। तो बाद में हुआ क्या, जब भारत आज़ाद हो गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इस्टेब्लिश कर दिया, गवर्नमेंट बन गई, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगी कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे किया जाए। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जब प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर ये हुआ कि सरकार ने, उस टाइम नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने क्या करा, पहला ही अमेंडमेंट करा यहाँ पर 1951 के अंदर ही, सरकार बनने के साथ ही, क्योंकि उनको काम करना था, लैंड रिफॉर्म्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। क्योंकि भारत के अंदर जो ज़मींदारी थी, मतलब ज़मींदारी मतलब यहाँ पर जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, इनके पास बहुत करोड़ों लाखों एकड़ ज़मीन थी उनके पास, और उसके ऊपर किसान काम कर रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम जो ज़मीन है इन लैंड लॉर्ड से लेकर जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके बीच में बांट देंगे। तो सवाल यहाँ पर ये उठा कि कितनी ज़मीन एक इंसान को मिलनी चाहिए, कम से कम कितनी ज़मीन एक इंसान रख सकता है यहाँ पर, मतलब उसकी लिमिट की गई, उसको सीज़ किया गया है कि हाँ भाई आपको इतनी ज़मीन रखनी है, इससे ज़मीन आप नहीं रख सकते यहाँ पर। अब फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जब भारत में संविधान जब बना तो उसमें आर्टिकल 31 के अंदर ये कहा गया था कि मतलब राइट टू प्रॉपर्टी था वो, कि आपके पास संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार के अंदर ये भी चीज़ थी कि आप संपत्ति नहीं छीन सकते। आप संपत्ति कैसे किसी की ले लेंगे, को तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और अगर मौलिक अधिकार छीना तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 लग जाता था यहाँ पर। तो ये एक मतलब बड़ी ही कन्फ्यूजन, मतलब प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर गवर्नमेंट की, नहीं कि उस काम को वो करे कैसे। करना ज़रूरी भी था यहाँ पर, क्योंकि बात समानता की कही गई थी कि समानता होगी, सबको बराबर बराबर ज़मीन मिलेगी, ज़मीन का मतलब बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही थी यहाँ पर गवर्नमेंट को। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती है एक अमेंडमेंट कर डालें, मतलब चेंजेस कर डालें कि जो लोगों को ज़मींदारी है उसको हम लैंड रिफॉर्म्स करें, ज़मींदारी को ख़त्म कर डालें यहाँ से। जब ज़मींदारी ख़त्म करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, तो जो ज़मींदार हैं वो पहुँच जाते हैं कोर्ट में,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर केस चलते हैं स्टेट वर्सेस जो भी सामने पर्सन रहता है यहाँ पर। और इन जो केस चलते हैं कोर्ट केस के ज़रिए से ही पता चलता है हमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। यहाँ पर देखते हैं, द नीड टू एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 of the Constitution give the power to the Parliament to amend Constitution. So Parliament amend many articles of the Constitution, and then fundamental rights and directive principle of the state policy stand against each other. यहाँ पर आता है आर्टिकल, जिसे हमने ये कहा, यहाँ पर हम आर्टिकल 13 लेंगे। देखिए आर्टिकल 13 के अंदर ये कहा गया था कि जो इंडिया की पार्लियामेंट होगी, ठीक है, जो लेजिस्लेचर होगी, उसके पास पावर है कि वो संविधान को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, मगर उसमें से किसी पार्ट को डिलीट नहीं कर सकती। ठीक है, भी बाद में समझ में आता है हमें। सिर्फ उस टाइम तक यहाँ पर ये था कि ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान को संशोधित कर लेगी। ठीक है, अब संशोधन कितना कर सकती है, कितना नहीं कर सकती, ये उसके अंदर नहीं लिखा था। किस चीज़ को हटा सकती है, किस चीज़ को लगा सकती है, किस चीज़ को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है वो कर सकती है, इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था इसके अंदर। वहीं पर जो आर्टिकल 368 था उसके अंदर बताया गया था प्रोसीजर, मतलब किस तरह से आपको जो अमेंडमेंट है करना है, मेजॉरिटी में होगा, स्पेशल मेजॉरिटी में होगा, फिर जो स्टेट की जो असेंबलीज़ हैं वो भी मतलब शामिल होंगी। तो ये एक अलग चीज़ है, ये अमेंडमेंट किस तरह से किया जाना है। हालांकि बताया गया था कि 2 आर्टिकल यहाँ पर आते हैं हमारे पास, जिनसे पता चलता है कि कौन जो पार्लियामेंट है वो संविधान को संशोधित कर सकती है, मगर क्या था यहाँ पर कि कितना कर सकती है। अब जो राज्य है, जो स्टेट था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट थी, हम जैसे कि जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर अलग से। उसका मतलब ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब ये राज्य को ताकि गाइडलाइन देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मगर ये ऐसा नहीं कहता कि आपको करना ही पड़ेगा। तो राज्य को करना चाहिए ये था कि ज़मींदारी का खात्मा किया जाए यहाँ पर। अब वो खात्मा कैसे करेंगे, जब हम ज़मीन का खात्मा करेंगे तो किसी की प्रॉपर्टी तो लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी सामने वाले से हमें। जब प्रॉपर्टी को लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर वो ख़तरे में आ जाएंगे उस पर्सन के, तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट उनको लेने के लिए, ये प्रॉब्लम चलेगी यहाँ पर। तो ये हमें पता चलता है जब ये इस्टेब्लिश, मतलब जो जजमेंट आती रहेंगी कोर्ट्स की, वहाँ से पता चल जाएगा हमें कि वो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है। इसके अंदर हम बहुत सारे केसेस के बारे में जानेंगे, जिसके ज़रिए से पता चलेगा कि हमारा जो मतलब कोर्ट की जजमेंट एक्सप्लेन करेगी कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। इसमें पहला केस आता है यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस 1951, देन सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, फिर आता है केशवनंद भारती केस 1973 एंड इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975, मिनर्वा मिल्स केस 1981, वमन राव केस 1981, इंदिरा सोहने एंड यूनियन ऑफ इंडिया SR बोमाई केस 1941। इसमें से हम कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, तो हम याला पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा ये और ये 3 केस हम पढ़ेंगे इसके अंदर ब्रीफली थोड़ा सा, बाकी हम पोर्शन को शुरुआत में जान लेंगे यहाँ पर। तो पहला केस हमारा यहाँ पे आने वाला है शंकरी प्रसाद केस 1951। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो निकल कर क्या आया यहाँ पर। तो इसमें बेस पॉइंट बताए गए संविधान, मतलब जो पार्लियामेंट है, जो उनके डिफरेंट यहाँ पर जजमेंट्स आती हैं, पता चलता है उस समय के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये होगा। पहला क्या यहाँ पर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं स्टेट के अंदर। यानी कि जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है, जो सबसे बड़ा कानून उसके लिए होगा वो सिर्फ संविधान होगा यहाँ पर। फिर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिसी, जो भारत की पॉलिसीज़ बनेंगी वो कैसे बनेंगी, आज़ाद बनेंगी, स्वतंत्र, मतलब सोवरन होंगी, डेमोक्रेटिक होंगी, लोकतांत्रिक होगी, उससे सबका भला हो। यहाँ पर रिपब्लिक होगी, मतलब जो लोग के मेल जोल से बनती हो, मतलब लोगों ने सरकार को चुना, सरकार उनके
आधार बनाएगी मतलब पॉलिसीज़ को यहाँ पर। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा सेक्युलर होगा, मतलब धर्म की रक्षा तो करेगा सब धर्म की, मगर धर्म उसका कोई सा भी नहीं होगा यहाँ पर। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए किसके बीच, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट यहाँ पर, जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशरी कोर्ट होंगे यहाँ पर। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो स्टेट होती है ना, राज्य सूची और केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पर होंगी, जो अपने अपने मतलब जो काम अलग अलग बटे होंगे यहाँ पर। और इन्हीं में से एक काम यहाँ पर है लैंड ज़मीन के बारे में, जो कि स्टेट के अंदर आता है, मगर यहाँ पर काम कौन करेगी, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे तो सेंटर की जो हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा जब मिलकर करती हुई तो होगी यहाँ पर चेंजेस उसके अंदर, तो उसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। देन आता है यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मिलजुल के लोग यहाँ पर रहेंगे। वेलफेयर स्टेट, जो राज्य होगा वो वेलफेयर होना चाहिए, मतलब जिससे विकास करे लोगों का, वो सामाजिक विकास भी उनका होगा और इकोनॉमिक भी होगा, मतलब जस्टिस मिलेगा उनको इस आधार पे। जुडिशियल भी होगा, जो सरकार जो न्यायपालिका है यहाँ पर, जुडिशरी जो है उसका जो हम कहते हैं ना कि वो देखती समीक्षा करती है चीज़ की, उस चीज़ को देखा जाएगा, माना जाएगा यहाँ पर। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, हर किसी की डिग्निटी मिलेगी, किसी को आज़ादी मिलेगी यहाँ पर। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा जो हमारे पास आज के टाइम में ही चल रहा है। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होगा यहाँ पर। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो DPSP हैं उनके बीच हार्मनी, मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, काम इस तरह से किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, बराबरी हो गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट आज़ाद होना चाहिए बिल्कुल, मतलब किसी का कंट्रोल उसके ऊपर नियंत्रण ना हो यहाँ पर। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर चलेगी इस केस के अंदर, दो चीज़ में खास चलती है यहाँ पर, वो यही चीज़ है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और पार्लियामेंट की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, मतलब किसी को भी जो हम कहते हैं ना न्याय मिलने में आज़ादी, मतलब आसानी हो वो चीज़। प्रिंसिपल और एक्सेस ऑफ अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एसेंस होना चाहिए यहाँ पर। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है आर्टिकल 32, जिसमें हम कहा है कि भाई फंडामेंटल राइट्स में तो पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट। 136, 142 एंड हाई कोर्ट की पावर जो है यहाँ पर 126, 127 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि ये वाली जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती हैं वो फीचर जो है वो ये है, एलिमेंट्स हैं इनके। अब लौटते हैं वापस से हम ये कि ज़रूरत पड़ी किसनी है, कैसे ये शुरुआत हुई यहाँ पर, मतलब एवोल्यूशन किस तरह से होता है यहाँ पर, बुनियाद किस तरह से पड़ती है इसकी। जैसे कि मैंने बताया आपको शुरुआत के अंदर ही कि आर्टिकल 13 ही बताता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है। अब कितना कर सकती है कितना नहीं कर सकती, संविधान के अंदर ये नहीं लिखा था उस टाइम, बाद में ये क्लॉज जोड़ेंगे उसके अंदर, सब आर्टिकल जोड़ेंगे उसके, जो गवर्नमेंट बनेगी बाद में, तो वो चीज़ से निकल के आती है यहाँ से। एंड देन आर्टिकल 368 एक्सप्लेन द मेथड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 बताता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको अमेंड किस तरह से कर सकते हो, चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। मगर यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे हटा सकते हैं, ये चीज़ उसके अंदर जब भी नहीं थी, उसके अंदर बाद में ये चेंज गवर्नमेंट करती रहेगी, अमेंडमेंट वहाँ से ये चीज़ लेकर आती है गवर्नमेंट। अब शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट 1951, 1951 के अंदर सरकार बन चुकी थी, ठीक है, मतलब जो कानून व्यवस्था है वो लागू हो चुकी थी, यहाँ पर संविधान लागू हो चुका था, यहाँ पर सरकार बनेगी। तो अब हुआ क्या यहाँ पर कि सरकार बन चुकी है, जो स्टेट की है यहाँ पर सरकार, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, ख़ासतौर पर जो बात की जाती है इसके अंदर वो है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो रीजन आते हैं। मध्य प्रदेश बड़ा वाला जो भी आज के टाइम में है, और जो बिहार है, बिहार और झारखंड, बिहार झारखंड उस टाइम तक एक थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ज़मींदारी
अबॉलिशिंग एक्ट पास किए जाते हैं कि जैसे जो स्टेट की काउंसिल्स होती हैं वो पास करती हैं कि ज़मींदारी को हम ख़त्म करें। वजह क्या है कि जो ज़मींदारी का जो ज़मीन का जो हम बात करते हैं, जो लैंड काम का जो ज़मीन के बारे में काम करना है वो स्टेट के जो लिस्ट आती है उसके अंदर आता है, राज्य सूची के अंदर आता है, तो वो उसके बारे में एक्ट पास करते हैं यहाँ पर। और हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं उस चीज़ को मान लेते हैं कहीं ना कहीं, मतलब केस चलते भी उनके कोर्ट वगैरह के अंदर जाते हैं, कोर्ट कहती है कि हाँ भाई ज़मींदारी के जरिए से आप इस चीज़ को छीन सकते हैं, ज़मीन को इनकी छीन सकते हैं। मगर झोल कहाँ पर होता है यहाँ पर, वो होता है बिहार में। बिहार में क्या होता है, काउंसिल पास करती एक्ट। अब ये साहब हैं शंकरी प्रसाद, लैंडलॉर्ड हैं, बहुत बड़ी ज़मीन के मालिक होते हैं। गवर्नमेंट हथियाती इनकी ज़मीन को लेती है, गवर्नमेंट ने कहा था बांटे ज़मीन को बांटेंगे हम यहाँ पे लोगों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट ने ये कह डाला उस टाइम में कि ये ज़मीन जो है आप नहीं ले सकते इनसे, ठीक है। पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप इनकी ज़मीन, इनका हक है, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट के ज़रूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, पहले आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ये पटना हाई कोर्ट पहुँचे, पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप इनकी ज़मीन को नहीं छीन सकते इनसे। अब इसी चीज़ को लेते हुए जो नेहरू गवर्नमेंट थी उसने क्या करा कि पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट करे। क्या करा, पहला सबसे पहले उन्होंने अमेंडमेंट कहता है, पहला अमेंडमेंट होता है 1951 का, इसमें उन्होंने करा आर्टिकल 31A और 31B, इन्होंने क्लॉज जोड़े इसके अंदर, मतलब सब आर्टिकल्स जोड़े इन्होंने इसके अंदर। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, टू फुली सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी टू ऑफ ज़मींदार अबॉलिशिंग लॉ एंड टू प्लेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें ये कहा गया तीन चीज़ें की गई इसके अंदर, 331A को जोड़ा गया, 331B को 31A 31B को जोड़ा गया इसके अंदर, और शेड्यूल मतलब अनुसूची 9 शामिल की गई इसके अंदर। अनुसूची 9 यानी कि शेड्यूल 9 के अंदर इन्होंने 13 कानून जोड़े जिस जरिए से ज़मीन को गवर्नमेंट ले सकती थी, किसी ज़मींदार से भी, ज़मींदार हो किसी से ज़मीन ले सकती थी गवर्नमेंट, मगर ये था कि भाई पब्लिक पर्पस के नहीं लेगी गवर्नमेंट, जो है पब्लिक पर्पस के नहीं लेगी ज़मीन को, अपने काम के नहीं लेगी, कि नेता है ज़मीन चाहिए उसको छीन ली, वो नहीं था यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल 31A क्या कहता है यहाँ पर, इट्स सेव 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इन्वेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। इसको बाद में मतलब हालांकि इसको खारिज कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया भाई, ये हम कहते हैं 31 आर्टिकल था यहाँ पर, उसमें लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी था कि भाई आप ज़मीन को रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेट राइट बाय द स्टेट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय स्टेट, मतलब जो ज़मीन है वो सरकार, जो स्टेट है सरकार को ले सकता है, सरकार ये देख सकती है कि सरकार जो लैंड है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह चलाना है, रखना है उसको यहाँ पर। अमेलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब जो हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह, छोटी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं, कॉरपोरेशन जो हैं, उनको मिला देना, मिश्रण कर देना, मतलब उनका मर्जनाइज करना उनकी तरह से यहाँ पर। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं कॉरपोरेशंस के, उनके जो राइट्स हैं, शेयर होल्डर के राइट्स हैं, उनको चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब कितना उनके पास शेयर रहेगा, कितना शेयर गवर्नमेंट के पास रहेगा, क्योंकि हम कहते हैं ना उस टाइम क्या था कि निजीकरण नहीं था, उस टाइम सरकार अपने कंट्रोल में ले रही थी चीज़ों, आता था चीज़ों को कि उनके नियंत्रण में रहेंगी तो वो उसका विकास कर सकते। जो सरकार का मोटिव था वो उस टाइम यही था, क्योंकि वो सरकार समाजवादी सरकार थी उस टाइम तक थोड़ा सा। फिर क्या था, माइनिंग लीज का, जन की जो खुदाई होती है, खदानों की खुदाई जो होती है, उसकी मॉडिफिकेशन की गई कि किसको पट्टा दिया जाएगा, कितने का पट्टा मिलेगा, कितनी ज़मीन पे मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें थी जो लैंड के ऊपर थी, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें थी यहाँ पर, ये सब चीज़ें चलनी यहाँ पर शुरू हुई, ठीक है। दूसरा था यहाँ पर 31B आर्टिकल, टू प्रोटेक्ट द एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूड इन द
9 schedule from being challenged and invalidated on ground of convention of any of fundamental rights. These law encroach upon property right, freedom of speech and equality before law. अब ये 31 बी क्या करता है यहाँ पर कि ये 9 शेड्यूल, मतलब जो शेड्यूल 9 जो जोड़ा गया था उसके अंदर ही कहा गया था कि भाई ज़मीन को आप कैसे ले सकती हो, कितना रुपये देना पड़ेगा आपको बदले में, क्या देना पड़ेगा भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो सारा प्रोसीजर लिखा हो ज़मीन को लेने का सरकार का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर आर्टिकल जोड़ा गया था 31 बी। पहला यहाँ पे क्या था कि जो गवर्नमेंट है उसको ले सकती है, किस मतलब कीमत पे सरकार उसको ले सकती है, मतलब किस लिए कंट्रोल कर सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये साहब थे शंकरी प्रसाद, यही चीज़ इनके साथ हुई, इनकी ज़मीन को लिया गया, ये पटना हाई कोर्ट पहुँच गया। पटना हाई कोर्ट से फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेंटर में अप्रोच कर डाली इसको, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर। In this case, the Supreme Court contended that Parliament's power to amendment the Constitution under Article 368 include the power to amend the fundamental rights guaranteed in Part 3 as well. यानी कि जो ये आर्टिकल शामिल किए गए यहाँ पर 31A और 31B, इनको गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट था उसने ये कहा कि हाँ जी ये सही बात है, गवर्नमेंट जो है ना संविधान के किसी भी भाग को यहाँ पर चेंज कर सकती है। क्वेश्चन यहाँ पर यही था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर में कि भाई सरकार जो पार्लियामेंट है वो कितना अमेंडमेंट कर सकती है, मतलब कितनी छेड़छाड़ कर सकती है जो संविधान है उसके साथ। तो यहाँ पर ये कहा गया शंकरी प्रसाद वादे स्टेट यूनियन एंड अदर स्टेट को इसके अंदर कि जो सरकार जो है वो चेंजेस कर सकती है संविधान के किसी भी हिस्से के अंदर, यहाँ तक कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर उनको भी वो चेंज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो चेंज किए गए थे, मतलब सरकार ने कुछ क्लॉज जोड़े इसके ज़रिए से ज़मीन को लिया जा सके आसानी से। और जो शंकर प्रसाद ने चैलेंज क्या कहा था कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी का राइट है तो आप मेरी ज़मीन को नहीं ले सकते। हालांकि ये जो हम कह सकते हैं कि काम था वो स्टेट के अंडर था, मगर अब स्टेट के अंदर भी तो आएगा ना उसके ज़रिए से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से तो आएगा यहाँ पर भी। तो हाई कोर्ट ने जो पार्लियामेंट थी उसने कहाँ से करा, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको थोड़ा चेंज कर डाला यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस में भी सारा यही हिसाब था कि सज्जन सिंह जी के पास ज़मीन थी, वो केस करने के लिए कोर्ट में गए, ठीक है, वहाँ पर भी कोर्ट ने यही कहा कि हाँ जो पार्लियामेंट है वो चेंज कर सकती है संविधान किसी भी पार्ट को यहाँ पर, एज वेल फंडामेंटल राइट्स जिसको गारंटी दी गई है पार्ट 3 के अंदर। आर्टिकल 32 देता है गारंटी इस चीज़ की। मगर अब चेंजेस कहाँ से आता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज कहाँ से होता है यहाँ पर, वो होता है गोलकनाथ केस से 1967 में जो शुरू होता है यहाँ पर, ठीक है। It said that fundamental rights are not amendable to the parliament restriction as stated in Article 13, and that to amend fundamental rights a new constitutional assembly would be required. यहाँ पर किसने क्या करा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने पिछले फैसले को ही चेंज कर डाला। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कर दिया, जज भी चेंज होते हैं ना टाइम के हिसाब से, तो उस टाइम जजेस अलग थे, उनका अलग तरीका अलग था, ठीक है। अब जजेस यहाँ पर अलग थे तो उनका तरीका यहाँ पर अलग है, तो उन्होंने सोच के लिखा भी तरीके से बताया उन्होंने कि हाँ भाई कि जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकती, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंडेबल नहीं है, मतलब उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता यहाँ पर, क्योंकि ये ज़िंदगी में इंसान के लिए जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको इंसान से छीना नहीं जा सकता यहाँ पर, जो कि आर्टिकल 13 कहता है कि भाई आप कर सकते हैं, मगर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा इस चीज़ के ऊपर। ऑल्सो स्टेटेड दैट आर्टिकल 368 गिव द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डज नॉट कॉन्फर ऑन पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस केस conferred upon fundamental rights are transcendental and immutable position। यानी कि इसमें क्या किया गया कि भाई जो
आर्टिकल 368 कहता है कि आप जो संविधान सभा है वो चेंज कर सकती है, वो सॉरी जो पार्लियामेंट है यहाँ पर वो चेंज कर सकती है, मगर कितना चेंज करती है बता सकती है। मतलब जो प्रोसीजर है बताया गया है यहाँ पर, मगर कन्फर्म तो नहीं किया गया है ना इस चीज़ को। उसमें ये नहीं कहा गया है कि हाँ चेंज कर सकती है, तरीका बताया गया है चेंज कर सकती है वो यहाँ पे कहा गया है। तो इससे क्या हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर वो ऐसे बन गया कि उसमें अमेंड नहीं किया सकता, उनकी जो स्थिति है वो बहाल रखी गई वैसी की वैसी। ठीक है। द मेजॉरिटी जजमेंट called upon the concept of implied limitation on the power of the parliament to amend the constitution। तो यहाँ पे जो जजेस थे उनका जो जजमेंट आता है यहाँ पर उसमें यही कहा जा सकता है कि भाई कि उन्होंने जो पार्लियामेंट की पावर थी अमेंडमेंट करने की उस पर लिमिटेशन लगाई कि भाई कितनी लिमिट होनी चाहिए आपके पास कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये रहा यहाँ पर गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस के ज़रिए आप यहाँ पर शुरुआत देखते हैं एक नई चीज़ की। अब यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक लंबा आप देखते हैं कि कभी जो पार्लियामेंट है वो सोचेगी कि ओवर रूल कर डालें हम सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को काट देगा, फिर पार्लियामेंट नई चाल चलती है, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर काटेगा उस चीज़ को। तो ये एक लंबा झगड़ा चलता है। मतलब शुरुआत में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट की, बाद में क्या है सुप्रीम कोर्ट काट रही है उसकी बात को, बाद में क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है फिर उस चीज़ को अग्री करेगी आगे चल के। ठीक है। टू गेट ओवर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द गोलकनाथ केस 1967, द गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड इनेक्टेड major amendment to the constitution, the 24th, 25th, 26th and 29th amendment। जो ये अमेंडमेंट जो हुए 4 अमेंडमेंट पर ख़ास है, 24वां, 25वां, 26वां और 29वां, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने करे यहाँ पर संविधान के अंदर। किसने करे कि जो गोलकनाथ केस के अंदर कहा गया है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उन्होंने कुछ ऐसे यहाँ पर आर्टिकल्स जोड़ डाले जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई कि हाँ भाई वो अमेंडमेंट कर सकती है। तो वो क्या किया गया देखते हैं यहाँ पर। अमेंडमेंट नंबर 24 संशोधन, मतलब 24वें संशोधन, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 38 में यहाँ पर चेंजेस किए गए। यहाँ पर 5 नवंबर 1971 में हुआ। अनेबल पार्लियामेंट टू डिल्यूट फंडामेंटल राइट्स थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया इसके अंदर कहा गया कि भाई पार्लियामेंट इस लायक है, यहाँ पर पावर दी गई कि पार्लियामेंट जो है ना वो जो आर्टिकल यहाँ पर है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अमेंड कर सकती है। पहली चीज़ ये की गई। दूसरा अमेंडमेंट था 25वां, यहाँ पर आर्टिकल 31, जिसमें पहले ए और बी जोड़ा गया था, अब यहाँ पर सी जोड़ा गया है इसके अंदर। आर्टिकल सी 31C, 8 दिसंबर 1971, डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपनसेशन इन केस ऑफ स्टेट टेक ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहा गया है कि भाई जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी राइट्स को रोक सकता है, मतलब आपकी जो संविधान जो मौलिक अधिकार है ना यहाँ पर उस पर रोक लगा सकता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है रोक यहाँ पर, और बदले में जो कॉम्पनसेशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी लेगी गवर्नमेंट, जो कंपनसेशन है वो उसको मिल जाएगी। यहाँ पर कितनी मिल चाहिए वो अलग बात है यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर 26th अमेंडमेंट, आर्टिकल 366 इंसर्ट आर्टिकल 363A, रिमूव आर्टिकल 29(1) एंड 36(2). काफ़ी चीज़ें मतलब चेंजेस किए गए यहाँ पर। हमारे लिए जो ख़ास यहाँ पर रहेगा वो इन चीज़ों के आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे हम। 28 दिसंबर 1931, अबॉलिशिंग ऑफ प्रिवी पर्स पेड टू फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन रिपब्लिक। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या था, पर्स यहाँ पे क्या था, मतलब कि जो राजा रजवाड़े थे जब उनको मिलाया गया था इंडिया के अंदर, उनसे कहा गया था कि आप मिल जाइए, बदले में आपको सालाना भत्ता मिल जाएगा रहेगा, पैसा मिल जाएगा रहेगा बदले में आपको।
कि जो आपको पहला मिलता था कुछ सब आपको भी मिल जाया करेगा वैसे वैसे, जैसा कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कर रखा था। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसका खात्मा कर दिया कि अब इनको पैसा नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडियन यूनियन है, रिपब्लिक जो था उससे इनकॉर्पोरेट थे, मतलब इसके साथ चल नहीं रहते, उस तरह से चलना चाहिए था उनको। ये आर्टिकल 26 के अंदर यहाँ पर किया गया। फिर आर्टिकल 29 है यहाँ पर, जिसमें शेड्यूल 9 के अंदर चेंजेस किए गए। आज के टाइम में अगर हम देखें शेड्यूल 9 के अंदर मुझे जितना याद है भी थोड़ा सा, कि 280 के आसपास में कानून है जिस तरीके से गवर्नमेंट ज़मीन को ले सकती है, तरीका बताया गया है उसके अंदर कि हाँ गवर्नमेंट ऐसे से ले सकती है। यहाँ पर प्लेस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एंड अमेंडमेंट टू दीज एक्ट्स अंडर द शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा गया कि भाई जो शेड्यूल 9 चल गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट के ज़रिए से, कि जो गवर्नमेंट ले सकती है ज़मीन को, उसमें 13 कानून थे। अब इसमें कुछ कानून बढ़ाए गए यहाँ पर, और ये कहा गया कि भाई लैंड रिफॉर्म के ज़रिए से जो गवर्नमेंट है वो ले सकती है ज़मीन को और ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इट डिक्लेयर दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। इसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ले सकती है, कभी भी यहाँ से छीन सकती है मतलब। और अगर छीन सकती है तो आप जानते हैं पास जो इंदिरा गांधी सरकार थी उन्होंने जो एमरजेंसी वो भी लगवाई थी, तो वो तो फंडामेंटल राइट छीनने का काम था। यहाँ पर जो एमरजेंसी है उसके अंदर फंडामेंटल राइट जो है वो छीन जाते हैं इंसान से एकदम से, उन्होंने काम करके दिखाया भी इस तरह से। और जो बताए नहीं गए हैं यहाँ पर आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है, ऑल फॉर अमेंडमेंट्स बोथ बाय द गवर्नमेंट वर चैलेंज इन द केशवनंद भारतीय केस। यहाँ पर केशवनंद भारती केस के अंदर इन चारों अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, क्योंकि जो केशवनंद भारती जो थे वो एक धार्मिक गुरु थे, हिंदू धार्मिक गुरु थे। उनकी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जगह जगह अपनी प्रॉपर्टीज़ फैली हुई थी, जो मतलब हम कह सकते हैं जो ट्रस्ट है या जो एक जैसे एनजीओ टाइप ज़मीन थी उनकी, उनको ज़मीन मिली हुई थी बहुत ज़्यादा देश के अंदर। तो गवर्नमेंट को वही ज़मीन उनसे चाहिए थी, हालांकि ज़मीन तो वो धार्मिक थी। तो उन्होंने क्या करा भाई, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और ये केस कहलाता है केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। मतलब स्टेट जो केरला थी उसके बीच थोड़ा चली इनकी और उसके बीच, और ये सबसे बड़ा मशहूर केस है और इसी को एक लैंडमार्क केस माना जाता है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डॉक्ट्राइन है, जो उसका एवोल्यूशन होता है उसके बारे में सबसे ख़ास इसको माना जाता है। यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिफॉर्म्स करने शुरू करे 1963 के अंदर। 10 साल बाद यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट होता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इनके हाथ से जाती हुई इनको नज़र आती है, ठीक है। तो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर जो कि ये हेड करते हैं। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट इनके ज़मीन को लेती है यहाँ पर, तो ये बदले पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई इसने भी क्या मतलब क्या करती है गवर्नमेंट यहाँ पर, इन्होंने कहा कि भाई ज़मीन मेरी छिन नहीं है मुझसे, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट्स है। और गवर्नमेंट इतनी चालाक होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब केस चल रहा होता है उसी बीच में ये अमेंडमेंट नंबर 29 को पास कर डालती है, जो कि क्या थी यहाँ पर कि आप ज़मीन को ले सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला खेल गवर्नमेंट कर डालती है पार्लियामेंट के ज़रिए से। और जो आर्टिकल 24 थे वो पास तो पहले हो चुका होता है केस चलने के टाइम पे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, दिस अमेंडमेंट गिव अनलिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट टू क्या है, अमेंड और रिपेल एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या था भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से पार्लियामेंट चाहे तो चेंजेस कर सकती है, चाहे रिमूव तक के कर सकती है, मतलब डिलीट कर सकती है कोई पार्ट को यहाँ पर। अब कोर्ट के सामने क्या इशू था यहाँ पर, द मेन इशू इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट वॉज डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर अंडर द आर्टिकल 368। इट हैड टू डिसाइड इफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट वॉज अनफेटर्ड और इफ़ द कोर्ट कुड अपहोल्ड इस पावर टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कि यहाँ पर एक तरह की लड़ाई हुई, शुरुआत किसकी,
स्टेट वैसे मतलब यूनियन वैसे पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसके पास कितनी पावर रहेगी, कितनी उसकी हद है कि जो वो संविधान है संशोधित कर सकती है उसको। मतलब जो हम यहाँ पर बात चल रही है वो ये चल रही है कि संविधान के अंदर संशोधन आप कितने आधार पे कर सकते हैं, मतलब कितने लेवल पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर सब कुछ चेंज कर सकते हैं तो जो ढांचा है बिल्कुल बदल जाएगा यहाँ पर। तो आपको चेंजेस इतने कर सकते हैं कि जो ढांचा है वो चेंज ना हो, जो मूलभूत ढांचा है वो चेंज ना हो यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि अगर हम जो पार्लियामेंट है उसको पावर दे डालते हैं चेंज करने की, तो जो कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की, मतलब जो कोर्ट है यहाँ पर वो चेक करती है कि हाँ भाई जो आपने चेंजेस करे हैं ये सही हैं या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके अंदर होते हैं चेंजेस को जो कोर्ट है वो रिव्यू कर सकती है, यहाँ पर उसके पास पावर होती है स्क्रूटनी करने की यहाँ पर। तो अगर पार्लियामेंट की पावर मिल जाती है तो जो जुडिशरी है उसकी पावर जो है वो छिन जाएगी यहाँ पर से, सीधी सी बात है। अब ये चीज़ उनको देखनी थी यहाँ पर। तो क्या किया गया यहाँ पर, जो पेटिशनर थे उन्होंने कहा कि भाई 3 आर्टिकल जो अमेंडमेंट हैं वो वॉयलेट करते हैं प्राइम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वर द पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा कि भाई जो अमेंडमेंट हैं 3 अमेंडमेंट जो हैं जो कि प्रिंसिपल जो होते हैं डेमोक्रेसी के उसको ये चैलेंज करते हैं। इक्वालिटी है और फ्रीडम है, खासकर उन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा लेकर केशवनंद भारती ने। आफ्टर पुटिंग फॉरवर्ड द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी द कोर्ट कंक्लूडेड दैट ऑल द अमेंडमेंट स्टूड वैलिड एक्सपेक्ट फॉर द जुडिशियल रिव्यू क्लॉज इन 25th अमेंडमेंट। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो जुडिशरी है उसने रास्ता निकाला बिल्कुल बीच का। पहले कहा था कि भाई सज्जन सिंह में जो शंकरी प्रसाद था कि आप चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल हम झुक गए आपके आगे। गोलाघाट में क्या कहा, हम दीवार बन गए आपके आगे। अब यहाँ पे क्या कहा, भाई रास्ता निकालते हैं बीच का कुछ। तो यहाँ पे ये रास्ता निकाला गया कि भाई जो कोर्ट जो पार्लियामेंट है वो चेंज कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किसी भी पार्ट को, मगर जो आर्टिकल 25 है जो उसमें कहा गया है कि भाई जो कोर्ट है वो रिव्यू नहीं कर सकती। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या 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 था यहाँ पर कि भाई जो कोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं कर सकती। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है कि जो कोर्ट है वो रिव्यू नहीं कर सकती इस चीज़ को, वो हम मानते नहीं हैं उस चीज़ को। कोर्ट रिव्यू कर सकती है, बाकी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देन इंट्रोड्यूस द बेसिक structure doctrine that was decided by with the majority of 7/8 यहाँ पर जजेस। यहाँ पर हालांकि यहाँ पे क्या था कि 6/6 का हिसाब था, मतलब 6:6 का हिसाब था। और बीच में जो रास्ता निकाला था ना वो एक जज ने निकाला था कि हम ये भी 6 थे ये भी 6 थे, दोनों के साथ पे थे कि भाई हाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। एक ने कहा कि भाई हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, फिर ये रास्ता निकल के बीच से आता है। तो इन्होंने फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यहाँ पर दिखाई कि भाई हाँ क्या होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए मेनली। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम होगा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा। सेक्युलर कैरेक्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म चाहिए गवर्नमेंट की। पावर का जो सेपरेशन है, जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, वो होना चाहिए। और क्या है, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो बंटवारा है शक्तियों का वो होना चाहिए किस आधार पे, फेडरेशन के आधार पर भी। कुछ यहाँ पर दूसरे फीचर भी दिए गए थे यहाँ पर, वो ये हैं सिक्योरिंग ऑफ डिग्निटी द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रांटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड द ड्यूटी टू कॉन्ट्रैक्ट अ वेलफेयर स्टेट स्टेटेड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया भाई कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डिग्निटी आपकी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स आपको मिलने चाहिए। और जो एक स्टेट के बारे में कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट, उसमें सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास वाली जो बात की गई थी ना, वही वाला काम कहा गया है इसके अंदर कि वो काम होना चाहिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर कहा गया है स्टेट के बारे में। ठीक है। मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, देश के अंदर जो यूनिटी है बरकरार रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी बरकरार रहनी चाहिए यहाँ पर। सोवरेन ऑफ द नेशन, जो देश है वो स्वतंत्र रहना चाहिए, मतलब अपने आधार पर देश फैसले ले सकें, संप्रभु हो। सिक्योरिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, हर किसी की जो आज़ादी है बरकरार रहनी चाहिए यहाँ पर। बिल्डिंग अ एग्लिटेरियन सोसाइटी, ठीक है,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये पॉइंट यहाँ पर जो दूसरे पॉइंट हैं वो यहाँ पर किए गए, कहा गया है इनको, ठीक है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि बीच का रास्ता तो निकाल दिया गया था यहाँ पर, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन जो पार्लियामेंट है वो अब भी नहीं बैठती, क्योंकि जो गवर्नमेंट है अब भी वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बनती बात है, सरकार जो चुनाव होता है, जो इंदिरा गांधी है वो जीत जाती हैं इसके अंदर। अब इंदिरा गांधी लगाना चाहती हैं यहाँ पे, आप जानते ही हैं एमरजेंसी, टाइम देख के पता चल जाता है ये आपको कि कब का टाइम है। यहाँ पर 1975 का टाइम है, आपातकाल लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइम क्या होता है जब चुनाव होते हैं, आप जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी और एक तरफ से होते हैं नारायण यहाँ पर, ठीक है। इंदिरा गांधी यहाँ पर जीत जाती हैं, जो नारायण है वो यहाँ पर वो हार जाते हैं, नारायण। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक को जो केस है वो फाइल करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी जो जीती हैं चुनाव, उसमें उन्होंने धांधलीबाजी करी है, तो जो इनका चुनाव है, जो उनको मतलब वोट दिए गए हैं, उसको माना जाए अमान्य, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आखिर में क्या भी डाली थी कि हाँ भाई जांच वाच की जाएगी यहाँ पर। तो अब क्या होता है कि भाई ख़तरा बन जाता है इंदिरा गांधी की नहीं कि मैं अगर गद्दी से उतरी, मैंने अपनी गद्दी छोड़ी, तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे पे कार्रवाई चल सकती है, केस चल सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर कर डालती हैं अमेंडमेंट 39वां यहाँ पर अमेंडमेंट कर डालती हैं आर्टिकल 71 और आर्टिकल 29 के अंदर। अब इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर ये था कि भाई जो चुनाव वगैरह होते हैं ना, उसके बारे में ये आर्टिकल है आला, ठीक है। और जो शेड्यूल 9 है साथ ही उसके अंदर भी चेंज कर डालती हैं, और इसके अंदर ये वाला आर्टिकल ये इंसर्ट कर दिए 329A। 329A जो है यहाँ पर यही चीज़ बनती है यहाँ पर मुद्दा। इफ़ द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर वॉज डिक्लेयर वॉइड बाय एनी कोर्ट, द इलेक्शन वुड बी वैलिड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड द कोर्ट ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विल बी नल एंड वॉइड। क्लॉज 4, इसके अंदर 5 क्लॉज थी यहाँ पर। इसका चौथा क्लॉज ये कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है और जो स्पीकर जो होता है वहाँ पर उसका जो इलेक्शन हुआ है, अगर कोर्ट कहती है कि ये गलत है, इनवैलिड है, तो इसको यहाँ पर कोर्ट की जो बात है उसको हम मानेंगे ही नहीं, बेकार मानेंगे, उसको वॉइड कर देंगे यहाँ पर। एनी अपील पेंडिंग अगेंस्ट सच एन ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वुड ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ, मतलब जो अपील वगैरह पड़ी है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में वो भी ख़त्म, खारिज कर दी जाएगी बिल्कुल। मतलब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को बचाने की पूरी कोशिश करी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कहाँ से आ जाता है यहाँ पे कि शेड्यूल 9 है ना, यहीं से आता है, यहाँ पर निकल के ये। फिर यह भी है कि भाई जो प्रधानमंत्री है उसके ऊपर केस चल सकता क्यों नहीं है, क्योंकि वही तो नागरिक है देश का, इसमें शामिल हो जाता है ये इसके अंदर। द 39th अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द एमरजेंसी पीरियड। ये ख़ास है कि एमरजेंसी यहाँ पर लग चुकी है, पास हो चुका है, ठीक है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन चुके हैं आपसे। अब जो गवर्नमेंट है यहाँ पर कांग्रेस की, वो ज़्यादा जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ थे, उनको जेल में डाल रही है। दिस एक्ट प्लेस द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट and vice president and the prime minister and the speaker of Lok Sabha beyond the scrutiny of the judiciary। मतलब जो सरकार, जो हम कहते हैं जुडिशरी है, जुडिशरी इन पे केस चला सकती है। मतलब अगर ये सरकार के अंदर भी हैं तो भी इन पे केस चल सकता है। तो बेहतर यहाँ पर ये होता है कि अपनी गद्दी छोड़ दें, ताकि जो इन पे कार्रवाई होगी, जांच होगी, वो निष्पक्ष हो सके यहाँ पर। तो उसी चीज़ से बचने के लिए ये वाला अमेंडमेंट लाया गया था कि जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है और जो स्पीकर लोकसभा का, वो जो जुडिशरी स्क्रूटिनी है उससे बचा रहेगा यहाँ पर, कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो यहाँ पर, ठीक है। अमेंडमेंट डिज़ाइन टू नेगलेक्ट द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ये कहा था ना कि भाई जो इंदिरा गांधी हैं इनकी फ़िलहाल जो है, मतलब ये प्रधानमंत्री पद से
बनी रहेंगी यहाँ पर, हटाएंगे नहीं इनको, मगर ये वोटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर, कोई पावर इनके हाथ में नहीं रहेगी जब तक ये साबित नहीं कर देती कि इनके पास बहुमत है और इन्होंने जो चुनाव जीता है वो वैलिड है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर उस टाइम हुई थी। इनवैलिडेटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इलेक्शन पार्लियामेंट, जो उन्होंने चुनाव जीते हैं वो इन्वाइट कर दिया है, मगर उनको सदस्यता जो है वो बरकरार रही उनकी, मगर उन पर कार्रवाई हो सकती थी उस वक्त। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर ही इन्होंने क्या करा कि जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर रोक लगाना चाहा, जो सुप्रीम कोर्ट है जो उसकी पावर है उसको ख़त्म करना चाहा कि भाई मेरे पे कार्रवाई ना चल सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 10 दिसंबर को ये पूरी तरह से 10 अगस्त को ये पास होता है और 11 अगस्त को ही इस पर क्या होता है कि भाई केस फाइल हो जाता है। और क्या होता है फिर, जो इमरजेंसी वो लग चुकी होती है यहाँ पर, अब कर लो क्या उखाड़ोगे आप। ठीक है, मतलब जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था हमारा, उसी महीने के अंदर उन्होंने देश को बंद कर डाला बिल्कुल, क्या करके यहाँ पर इमरजेंसी लगा कर यहाँ पर। अब यहाँ पर से फिर दोबारा केस चलता है यहाँ पर किसके बीच, इंदिरा गांधी वर्स राजीव नारायण केस चलता है यहाँ पर 1975 के अंदर, जिसमें दोबारा से कहा जाता है कि भाई जो डॉक्ट्राइन है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो दोबारा से निकल कर आती है कि ये क्या रहनी चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल 329A was struck down by the Supreme Court in the case of state of उत्तर प्रदेश वैसे नारायण। ठीक है, इसको जो ये आर्टिकल था इसको ख़त्म कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया था भाई, बताया था मैंने आपको पिछली बार इसमें कि भाई ये कहा गया था कि भाई क्लॉज थे ना दो यहाँ पर कि कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकती, और कोर्ट की जो बात है वो तो बिल्कुल ही बेकार है जो कोर्ट ने कह दी चुनाव के बारे में, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पर इस आर्टिकल के जरिए से। This case, the Supreme Court invalidated the provision of 9th Amendment Act which keep the election disputes involving the Prime Minister and Speaker of Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts। इसमें क्या क्या कहा था भाई, जो क्लॉज 4 था उसमें ये तो कहा गया था कि भाई जो कोर्ट है वो कार्रवाई नहीं कर सकती, जो चुनाव के मामलों में कुछ नहीं कर सकती कोर्ट यहाँ पर, तो इन्होंने इसको इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये संविधान की आत्मा है उसके ख़िलाफ़ है बिल्कुल, कि अगर राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, जांच पड़ताल उसकी हो सकती है यहाँ पर। द सुप्रीम कोर्ट अपील्ड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक डाउन द क्लॉज 4 को हटा दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल इसको, विच वॉज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट 39th एंड 1975 में जो किया गया था यहाँ पर। ठीक है, द पार्लियामेंट रिएक्ट टू दिस जुडिशियल इन्वोल्वड डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय एनेक्टेड द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब यहाँ पर ये कहा गया भाई, जो पहले वाला केस चला इंदिरा गांधी वर्सेस जो राज नारायण है, इसके अंदर मतलब हम जो कह सकते हैं जो इंदिरा की सरकार है वो उसमें हार जाती है, क्योंकि जिन्होंने क्लॉज बनाए थे अब बचाने के लिए अपने आप को, वो इनवैलिड कर दिए गए थे यहाँ पर। अब के सुप्रीम कोर्ट को फिर से पंगा लेने के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट है नए से दोबारा से कानून को पास करती है, जो कि कहलाता है यहाँ पर अमेंडमेंट नंबर 42 और 44 ही पास यहाँ पर बाद में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करने वाले, यहाँ पर हम 42 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसमें क्या किया गया भाई, दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368, वही आर्टिकल के जो कहती है पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है, उसको फिर से यहाँ पर और अमेंड किया गया है। इसमें क्या किया गया भाई कि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्वेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कहा है इसके अंदर कि भाई जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन यहाँ पर नहीं होगी कि वो जो अमेंडमेंट है कितना कर सकती है। जो पार्लियामेंट जो है वो अनलिमिटेड अमेंडमेंट कर सकती है और उसका कोई स्कोप यहाँ पर नहीं होने वाला, और किसी भी बेस के ऊपर उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, चाहे वो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छीनने का ही केस क्यों ना हो यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर नया केस निकल कर आता है मिनरेवा मिल्स।
ये कि मतलब हम कह सकते हैं कि ये मिल थी, जगह मैं भूल गया कहाँ पर ये लगी हुई थी। तो हाई जो यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनकी निगाह इसके ऊपर थी, मिल के ऊपर, कि इसको वो कंट्रोल में ले लें अपने पास का, मतलब जो उसका जो है राष्ट्रीयकरण कर डालें इसका बिल्कुल। तो ये चीज़ वो निगाह विगाह रखते हैं उसके ऊपर कंपनी की और ऊपर, और बाद में कहते हैं कि ये जो कंपनी सही चल नहीं रही इसको वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये कंपनी जो है पहुँच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, फिर यहाँ पर केस चलता है दोबारा से कि आपने जो है हमारी ज़मीन, हमारी जो फैक्ट्री है उसको, कंपनी जो है उसको कैसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या कोर्ट क्या कहता है यहाँ पर, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कन्फर्ड अ लिमिटेड अमेंडमेंट पावर ऑन पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट कुड नॉट अंडर एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर enlarge अ वेरी पावर इनटू अ एब्सोल्यूट पावर। ये कहते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर, जो अमेंड करने की जो पावर है पार्लियामेंट के पास, वो लिमिटेड है। तो जो सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो इसको क्या है, अपनी पावर को बढ़ा सकती नहीं है। जब पावर पहले से कभी बढ़ाई कैसे लेगी उसकी पावर को अपनी अमेंडमेंट करके, और जो एब्सोल्यूट पावर है उसके पास बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, इस केस को हम देखते हैं। इन दिस केस अगेन, इस यहाँ पर क्या होता है कि भाई हम थोड़ा बहुत बाकी चीज़ों को नहीं देखते, कि जो भी यहाँ पर है चेंजेस किए गए थे यहाँ पर आर्टिकल 42 के अंदर, जो भी चेंजेस हुए थे यहाँ पर, ठीक है, दो यहाँ पर चेंजेस जो थे चेंज किए गए थे यहाँ पर, वो ये था कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं मेड और प्रोमोटेड टू बी मेड अंडर द दिस आर्टिकल शैल बी कॉल्ड इनटू डिस्प्यूट इन एनी कोर्ट ऑफ एनी रीज़न फॉर एनी रीज़न। इसमें क्या कहा गया था भाई कि जो वही है ना, जो फंडामेंटल राइट को हम चेंज करेंगे तो कोई कोर्ट जा सकता नहीं, कहने के नहीं है बिल्कुल भी। फिर जिसका पॉइंट नंबर क्लॉज, मतलब जो क्लॉज नंबर 5 था, उसका कहना यहाँ पे आता क्या था यहाँ पर, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इट इज़ स्टेटेड दैट पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अल्टर द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन by way to addition, variation, repeal under the article unrestricted in any form। दूसरा इसमें क्या किया गया था भाई कि जो पार्लियामेंट है वो जब चाहे किसी भी पार्ट को जोड़ ले, किसी पार्ट को काट दे, किसी पार्ट को चेंज कर सके, सब कुछ कर सकती है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ हो सकती है पार्लियामेंट यहाँ पर बिल्कुल ही। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी ऐसा, आपके पास इतनी पावर नहीं कि आप इतना कर लें यहाँ पर आके। तो जजमेंट में क्या क्या गया है इसके अंदर कि भाई जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है कि कुछ भी कर ले, सुप्रीम नहीं है पार्लियामेंट बिल्कुल भी यहाँ पर। सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। हाँ, पावर आपके पास है, आप अमेंडमेंट करिए, मगर जो उसका मूलभूत ढांचा है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते यहाँ पर। मगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दिस केस द कोर्ट added 2 features on the list of basic structure. They were the judicial review and balance between fundamental rights and DPSP। 2 पॉइंट जोड़े गए इसके अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो पार्लियामेंट है यहाँ पर, और जो फंडामेंटल राइट्स है, ये चलेंगे मिलजुल के। मतलब सरकार जो काम करेगी उससे जो मौलिक अधिकार हैं उनको नुकसान पहुँचाए बिल्कुल भी, और जो मौलिक अधिकार हैं उससे प्रॉब्लम ना हो सरकार को काम करते में बिल्कुल भी। दूसरा क्या है कि कोर्ट ने जो अपनी ताकत थी बरकरार रखी जुडिशियल रिव्यू करने की यहाँ पर। ठीक है, तो ये तरीक़ा निकल के आता है कि भाई हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस चीज़ से पड़ाव से होता हुआ आता है, और जो आज के टाइम में हम देखते हैं, जो 20 पर बताए थे मैंने आपको, वहीं से निकल के सारे आते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा, और जो पार्लियामेंट है कैन नॉट बी अमेंड। ठीक है, पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती बिल्कुल भी यहाँ पर। अगर वो अमेंड करती है, चाहे कोई सा भी अमेंडमेंट लेकर आ जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सीधा सा केस है, वहाँ चलता है, ये केस चलता है, फिर वो ये पार्लियामेंट फिर हार जाएगी इस चीज़ को। सो ये था, मैंने बताया आपको जो इवोल्यूशन है किस तरह से यहाँ पर हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो की गई है यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।